हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बेटा। उम्मीद है सभी बहुत अच्छे से होंगे। और आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में एक्चुअली। और चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। ठीक है, इस चैप्टर को लेकर के एनसीईआरटी से डिटेल्ड वीडियो मैंने पूरा बनाया है, वो अपलोड है चैनल पर। ठीक है ना। और इस वीडियो के अंदर हम लोग सिर्फ बात करेंगे फाइनल टच, जो कि आप लोगों को पता ही है फाइनल टच का मतलब कि हम लोग अब बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिहाज से कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं उस संबंध में सिर्फ बात करेंगे। आप चाहे इसको रिवीजन के तरीके से ले लीजिएगा या बोर्ड की तैयारी में, तो ये हेल्पफुल है ही है। ठीक है ना। तो अगर आप लोग जो पहला जो एनसीईआरटी का जो चैप्टर मैंने करवाया है उसको देख चुके हैं अच्छे से, या चलो कहीं और से भी अगर आपने देखा हो, तो इस वीडियो के अंदर आपको बहुत कुछ ऐसा मिलेगा जो कि आपकी बोर्ड की परीक्षा में हेल्प करेगा। ठीक है ना। तो चलिए बात करते हैं इस चैप्टर की। चलिए, इस द्विघात समीकरण के चैप्टर को हम लोग 5 हिस्सों में देखेंगे। ठीक है ना, ताकि आपको आसानी रहे और आप इस चैप्टर को बड़े आसानी से कवर भी कर लें। क्योंकि अगर मैं आपके सामने ऐसे ही बिना किसी प्लानिंग के ये चैप्टर कराने लग जाऊंगा तो शायद आप कंफ्यूज हो जाएं, है ना। लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा अलग अलग हिसाब से डिवाइड किया है, ताकि आपको समझने में भी और मेरे को आपको समझाने में भी थोड़ी सहूलियत रहे। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहला जो टॉपिक है, अच्छा इन सब टॉपिक से सवाल आते हैं जो मैं टॉपिक आपके सामने डिस्कस करूंगा। जैसे कि सबसे पहले द्विघात समीकरण के बारे में हम लोग बात करेंगे। द्विघात समीकरण का परिचय कहें, द्विघात समीकरण क्या है, सबसे पहले तो यही समझाएंगे। द्विघात समीकरण या परिचय भी आप कह सकते हैं, है ना। क्योंकि कई बार इसमें से भी एक नंबर या कभी देखो ना भी आए इससे सवाल ना भी आए, लेकिन अगर इसका परिचय ही नहीं पता होगा तो सवाल कैसे हल कर पाएंगे, यानी कि इस चैप्टर में कैसे आगे बढ़ेंगे वो आप खुद ही सोच सकते हैं। ठीक है ना। दूसरे नंबर पे हम लोग बात करेंगे आपके पास में कि द्विघात समीकरण को हल कितनी विधियों से करते हैं। यानी कि हम लोग बात करेंगे कि द्विघात समीकरण का हल हल आप समझते ही हो कि एक समीकरण आपको दे दी जाएगी, उसको सॉल्व करके एक्स के या जो भी जिसमें भी वो समीकरण है एक्स के मान निकालने पड़ेंगे। लेकिन समीकरण को हल करना, द्विघात समीकरण को, ठीक है ना, जो हम हल करेंगे जो हल करेंगे, इसको हल करने की हमारे पास में 3 विधियां रहेंगी बेटा, है ना। 3 विधियां रहेंगी। नंबर 1 होगी गुणनखंड विधि, सिंपल साधारण, ठीक है, गुणनखंड विधि, ठीक है बेटा। एक रहेगी पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग बना करके, है ना, पूर्ण वर्ग विधि। और एक होगी हम लोग द्विघातीय सूत्र होता है, जो कि बच्चों को पता भी होगा, जिसे द्वैचार्य सूत्र भी कहते हैं। द्विघाती या सिंपल कह सकते हैं सूत्र द्वारा, ठीक है, आपके पास में। तो इसके सॉल्यूशन करने के, इस द्विघात समीकरण को हल करने के 3 मेथड पढ़ेंगे बारी बारी से, और इन तीनों मेथड से कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं वो सब डिस्कस करेंगे। ठीक है। दूसरे नंबर पर हम लोग टॉपिक जो डिस्कस करेंगे, कुछ ऐसी समीकरणें हैं जो कि बड़े सवाल देती हैं। बड़े का मतलब जिसमें से हम 4-4 नंबर या 6-6 नंबर वाले जो सवाल बनते हैं वो यहां से बनते हैं। क्या है कि अगर द्विघात समीकरण अपने मूल रूप में नहीं है तो हम सबसे पहले द्विघात समीकरण को क्या बनाते हैं, द्विघात समीकरण का हल करेंगे जो अपने मूल रूप में नहीं हो, जो मूल रूप में नहीं हो। मूल रूप में नहीं होने का मतलब क्या है कि आपको एक समीकरण दे दी जाएगी, वैसे मैं समझाऊंगा जब डिटेल से आपको समझ में आ जाएगा, है ना। और उस समीकरण से आपको पहले द्विघात समीकरण बनानी रहेगी, है ना, और उसके बाद उसको हल करना रहेगा। ठीक है। अंदर ये सॉरी दूसरा, ये तीसरा टॉपिक रहेगा। और जो चौथा टॉपिक रहेगा इसके अंदर हम लोग बात करेंगे कि द्विघात समीकरण के मूलों के संबंध में जितने भी सवाल आते हैं, द्विघात समीकरण के मूल, है ना, मूल के संबंध में जितने भी सवाल आते हैं, इसके अंदर कई सारी बातें आती हैं। जैसे एक आपके पास में इसकी प्रकृति, है ना, मूलों की प्रकृति कैसी होती है वो डिस्कस करेंगे। नंबर 2 आपके पास में द्विघात समीकरण बनाना भी इसी में आ जाएगा। द्विघात समीकरण आपके पास में बनाना इसी के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है, बनाना। और द्विघात समीकरण को लेकर के 1-2 टॉपिक्स और हैं, जैसे कि वो जब डिस्कस करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। एंड फाइनल एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर वो रहेगा आपके पास में शाब्दिक प्रश्न। कौन से? शाब्दिक जो प्रश्न रहेंगे, शाब्दिक प्रश्न। और शाब्दिक प्रश्नों में
भी आपको थोड़ा ध्यान देने की बात है। और आपको पहले बता दूं बड़े नंबर कहां से मिलने हैं। बड़े नंबर आपको मिलने हैं इस तीसरे टॉपिक से और पांचवें टॉपिक से। समझ में आ रही? बड़े नंबर का मतलब बड़े क्वेश्चन जो मिलने हैं। तो एक एक दो दो नंबर का पोर्शन इसमें से मिलना ही मिलना है। और आप खुद ही डिसाइड कर सकते हो कि दो चैप्टर जो है, दो चैप्टर वो 18 नंबर देके जा रहे हैं, तो इसका मतलब कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर ये है उसको आप खुद ही देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ज्यादा समय इसमें अब नहीं लगाएंगे और आपको सीधा लेके चलते हैं इस चैप्टर के अंदर। और हम लोग डिस्कस करेंगे इसका पहला टॉपिक। ठीक है, धीरे धीरे हम लोग लास्ट तक जाएंगे और चैप्टर को खत्म करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले बात करते हैं द्विघात समीकरण का इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ते हैं कि इंट्रोडक्शन है क्या। ठीक है, परिचय की बात हम लोग करते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम देखते हैं द्विघात समीकरण एक्चुअली होती क्या है। देखिए ज्यादा डिटेल से नहीं जाएंगे, डिटेल से हम पढ़ा चुके हैं, लेकिन इतना जरूर बताएंगे ताकि आपको ऐसा ना लगे कि कुछ बताया ही नहीं है। देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर 0 है ना, ये एक समीकरण है। इस रूप की जितनी भी समीकरणें रहेंगी, जैसे एग्जांपल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर हम बात करें, उदाहरण के तौर पर हम बात करें, मैं लिखा कि 3x स्क्वायर प्लस के 5x माइनस के 7, या खाली x 3x स्क्वायर प्लस के 7, ये सब द्विघात समीकरण है। कि ऐसी समीकरण है जिसमें x की सबसे बड़ी घात आपके पास में क्या रहेगी, 2 रहेगी, वो द्विघात समीकरण कहलाएंगी। और इस डेफिनेशन को कंप्लीट करने के लिए थोड़ा सा ये जो समीकरण है ये द्विघात समीकरण है, लेकिन बशर्ते इसमें दो तीन चीजें ध्यान रखें कि जो a और b तथा जो c हैं ये वास्तविक संख्याएं हैं। क्या हैं? वास्तविक संख्याएं, संख्याएं आपके पास में, ठीक है, संख्याएं हैं। जहां एक बात और ध्यान रखना है, जहां जो हमारा a है, a कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। ऐसा मतलब क्या है कि जो x स्क्वायर का गुणांक है वो कभी a 0 के बराबर नहीं होगा। बेसिकली सीधी बात है, अगर x स्क्वायर का गुणांक 0 हो जाएगा तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर तो खत्म हो जाएगा। तो समीकरण जो बचेगी खाली कितनी बचेगी, फिर आप देख सकते हैं वो बचेगी bx प्लस का c, और जो कि द्विघात ना होकर के ये रैखिक समीकरण कहलाएगी, जो आप पढ़ के आए हो अभी, रैखिक समीकरण। क्योंकि रैखिक समीकरण में x की घात 1 होती है ना, क्योंकि द्विघात आपके पास में खत्म ही हो जाएगा अगर a बराबर 0 होगा। तो ये डेफिनेशन पूरी कंप्लीट डेफिनेशन, यानी कि इस रूप की मैं शॉर्टकट में बता रहा हूं कि ये जो है आपके पास में द्विघात समीकरण का इंट्रोडक्शन है। कि द्विघात समीकरण अगर a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस रूप में कोई समीकरण है तो ये इसका मानक रूप भी कहलाता है। और a b c वास्तविक संख्याएं हैं जहां a कभी भी 0 के बराबर नहीं होता। अब सुनिएगा ध्यान से। देखिए जब हम लोग किसी भी द्विघात समीकरण को हल करते हैं, जैसे सपोज कर लो यही द्विघात समीकरण है, अभी स्टैंडर्ड बात करते हैं, इसको हम हल करते हैं। क्या करते हैं? हल करते हैं। जब ये हल वाली प्रक्रिया चलती है, और हल कितने प्रकार से करते हैं, भी तीन विधियां डिस्कस करेंगे और तीनों विधियों के बारे में सवाल बताएंगे। तो इस द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां 3 है, और तीनों में से कोई भी एक विधि लगाओगे आप तो आपको दो चीजें प्राप्त होंगी। आपको x के 2 मान प्राप्त हो जाएंगे, x के 2 मान प्राप्त हो जाएंगे। मतलब इस द्विघात समीकरण की घात 2 है तो x के 2 वास्तविक कम से कम 2 मान जो है प्राप्त हो जाएंगे। जैसे सपोज कर लो मैंने इसको पहले वाले को अल्फा कह दिया और दूसरे वाले को मैंने बीटा कह दिया, तो x के ये जो 2 मान हैं, ठीक है, x के ये जो 2 मान हैं बेटा, ये वाले अल्फा और बीटा, इन्हीं को हम लोग द्विघात समीकरण के मूल कहते हैं। द्विघात समीकरण के क्या कहते हैं? मूल। ठीक है, द्विघात समीकरण के मूल अल्फा बीटा या फिर कहते हैं। किनको कहते हैं? ये जो अल्फा बीटा है। भाई सिंपल सी बात है, जैसे मैं कोई इक्वेशन लिख लूं एक्स स्क्वायर प्लस के 5x माइनस के 6 बराबर 0, इसे मैं हल करूं किसी भी विधि से। सपोज को x का मान आपके पास में एक तो 5 आ गया, x का मान एक तो 1 आ गया आपके पास में। तो जो हमारे पास 5,1 है, आप ये कह सकते हैं कि ये 5,1 द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण जो आपकी है ये फर्स्ट समीकरण है, 1 के मूल है, ये कहा जा सकता है। अच्छा, मूल कह सकते हैं, या फिर इनका मूल की जगह एक शब्द और इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान रखें, मूल की जगह एक शब्द और इस्तेमाल करते हैं किताब वाले, वो अलग अलग अपने अपने हिसाब से शून्यांक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शून्यांक। तो शून्यांक कह ले या मूल कह लें, मूल का मतलब जड़ होती है, जड़ का मतलब ऐसी दो संख्याएं जिनसे समीकरण बनी होगी आपके पास में। तो मुझे लगता है दैट्स ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस टॉपिक। मतलब
द्विघात समीकरण का ये इंट्रोडक्शन है आपके पास में। इससे ज़्यादा मैं डिस्कस करूंगा तो फिर भाई मैं पहले बना के मैंने फ़ायदा क्या लिया। तो जो आपको और डिटेल से चीज़ें जाननी है तो भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एनसीईआरटी के बेस पे मैंने पूरा चैप्टर ये करा रखा है, ठीक है। अब इस पे कुछ आधारित कुछ सवाल हैं जो बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वो सवाल क्या है जरा फटाफट देखते हैं एक सवाल, और उन सवालों के माध्यम से आपको चीजें ये भी क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। जो द्विघात समीकरण को लेकर कुछ दिमाग में अगर डाउट्स रहे होंगे तो वो भी आपके सामने हो जाएंगे। चलिए मैं कुछ सवाल आपके सामने लेके आता हूं, जरा इंतजार करें 1 मिनट का सिर्फ, ठीक है आपके पास में। चलिए बच्चों आपके सामने ना कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, अगर ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन को और पुख्ता करने के लिए सवाल हैं। वैसे सवाल पेपर में नहीं आने की संभावना है, मैं अभी भी कह रहा हूं, ठीक है ना। द्विघात समीकरण में से कौन सी द्विघात, देखो निम्नलिखित में से कौन सी द्विघात समीकरण है, तो हम लोगों को बताना ये है ये है ये है, चेक करना रहेगा, ठीक है। तो अभी मैंने बताया था कि आपको अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर 0 इस टाइप की कोई समीकरण आपको देखने को मिलती है ना, जहां पर ए बी सी आपके पास में क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, है ना, वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है बेटा, और ए कभी भी 0 के बराबर नहीं है, ठीक। तो लेट्स टॉक अबाउट, अगर मैं हल करता हूं, देखिए पहले क्वेश्चन को देखता हूं, नंबर 1 मेरे पास है 3x स्क्वायर प्लस के 6x प्लस के 7 बराबर 0, और अगर मैं इसकी तुलना इससे कर दूं ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c बराबर 0 से तुलना कर दूं, तो a का मान 3 है, b का मान 6 है, c का मान 7 है, और 3, 6, 7 तीनों की तुलना ही वास्तविक संख्याएं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। साथ ही साथ जो a है वो 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि a का मान है कितना, a का मान 3 है, 3 कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। इसका मतलब ये एक समीकरण जो है देखने से ही पता चल रहा है, वैसे तो इतनी डिटेल में ना भी जाए तो आपको दिख रहा है कि x की घात जो 2 है ना, वो शो कर रही है कि द्विघात समीकरण है, ओके। चलिए अब अगर हम लोग बात करें, ये तो है, यस, इसको टिक कर दें। इसकी बात करें, बिल्कुल। अब इस वाले की बात जब हम करेंगे तो थोड़ा सा इसको और समझा लें, ठीक है। जैसे कि ये 3x स्क्वायर प्लस के 7 बराबर 0, तो एक्चुअली देखा ये जा रहा है कि ये इस रूप में नहीं है, ध्यान से देखो, क्योंकि इसमें x की टर्म मिस है, देख लो, है ना, यानी कि इसमें स्क्वायर वाला पद है और ये बाद का अचर पद c है केवल। लेकिन हम बना सकते हैं, देखो 3x स्क्वायर अगर मैं यहां लिख लूं 0 इंटू एक्स, कोई दुनिया की ताकत है मना कर दे, दुनिया की कोई ताकत है मना कर दे, क्योंकि 0 भी एक वास्तविक संख्या है, तो हम कह सकते हैं ये भी एक द्विघात समीकरण है, क्योंकि 3, 0, 7 जो है ये सब क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। और भैया शर्त जो लगाई थी हमने वो कही थी कि a 0 के बराबर नहीं हो सकता, बाकी b भी 0 के बराबर हो सकता है, c भी 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन a हमारा जो है, दिस इज a हमारा 0 के बराबर नहीं है, b है, तो क्या फर्क पड़ गया भाई, कंडीशन किसके साथ है, केवल a के साथ है, b और c कुछ भी कर रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं है हमारा, तो सीधी सीधी बात है कि ये भी एक द्विघात समीकरण हम कह सकते हैं। नीचे वाले पे चलते हैं। नीचे वाला जो समीकरण है वो थोड़ा सा रूप बदल के बैठा है, कैसा, थोड़ा सा रूप बदल के, कि जैसे x प्लस 1/x है बराबर 2, लेकिन हमने भी गणित क्लास 10 तक तो गणित सीख ही लिया है, समीकरण को थोड़ा सा तो हल कर ही लेते हैं ना एलसीएम लेकर के। तो सबसे पहले बटे 1 मान लें और एलसीएम x आ जाएगा, इसकी गुणा जब इधर होगी तो x स्क्वायर, इसकी गुणा इधर होगी तो प्लस 1 इक्वल टू 2, तो x स्क्वायर प्लस का 1 इक्वल टू 2x, है ना, तो x स्क्वायर 2x को उधर ले आए माइनस के 2x प्लस के 1 बराबर 0, चेक कर लो, ये भी एक द्विघात समीकरण है। तो ध्यान रखें, एकदम से डिसीजन ला ले कि द्विघात समीकरण है या नहीं है, किसी को सही गलत ठहराने से पहले उसके बारे में पूरी इन्वेस्टिगेशन कर लेनी जरूरी है, भाई क्या पता, है ना। तो ये द्विघात समीकरण है, तो तीनों ऊपर वाली हो गई। बाद की जो तीसरे नंबर की हमारे पास में है बेटा, तीसरे नंबर पे क्या है, इस सवाल को चौथा नंबर वाला जो सवाल है वो है एक्स स्क्वायर प्लस का x 1/x बराबर 1, इसके साथ भी वही करो। कुछ बच्चे जिनको नॉलेज कम है वो ज्यादा ध्यान से नहीं देख पा रहे हैं, तो कुछ लोग इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड करते हैं कि गुरुजी हो गया द्विघात समीकरण, क्यों, क्योंकि x की सबसे बड़ी घात कितनी है, 2 है, तो आप कहोगे द्विघात समीकरण है, नहीं भाई,
रुका रहे, थमे रहो। कैसे? इसको थोड़ा सा हल कर लो पहले। हल का मतलब बट्टे वन ले लो, तो बट्टे वन लेकर के आप एक्स एलसीएम ले लो, इसकी गुणा इधर करेंगे एक्स की घात 3। अरे हो गया ना, जब इसकी गुणा इसमें होगी तो एक्स की घात 3, और ये द्विघात नहीं त्रिघात बन गई। कितनी बन गई? त्रिघात। तो हम लोग लिखेंगे प्लस का 1 इज इक्वल टू 1, तो एक्स की घात 3 प्लस 1 बराबर आ जाएगा एक्स, या थोड़ा सही कर लो, एक्स की घात 3 प्लस माइनस एक्स, ठीक है, माइनस एक्स और प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो ये द्विघात दिख रही किसी एंगल से? नहीं दिख रही, तो इसका मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है मेरे भाई, तो अब आई थिंक हमने ये समझ लिया है कि द्विघात समीकरण क्या है क्या नहीं है, क्या 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 कंडीशंस इसकी होती हैं द्विघात समीकरण वाली। तो अब हम लोग बढ़ेंगे द्विघात समीकरण को, यानी कि दूसरा टॉपिक कि द्विघात समीकरण को हल कैसे किया जाता है, उसको लेकर के बात करते हैं। चलिए द्विघात समीकरण को कैसे हल करते हैं उसको मैंने अभी बताया था स्टार्टिंग में ही, कि द्विघात समीकरण को हल करना जब हम बात करते हैं तो हल करने के लिए हमारे पास 3 तरीके होते हैं। नंबर 1 गुणनखंड, नंबर 2 पूर्ण वर्ग, तीसरे नंबर पर सूत्र का प्रयोग करते हुए। तो हम लोग अभी के अभी मतलब अभी इस समय सिर्फ एक ही विधि के बारे में बात करेंगे, बाकी धीरे धीरे सब समझाएंगे, और वो है आपकी सबसे पहली गुणनखंड विधि। कौन सी विधि है? इन दोनों विधियों को मैं हटा दे रहा हूं, धीरे धीरे ये भी आएंगी। तो हम सबसे पहले बात करेंगे गुणनखंड विधि, और गुणनखंड विधि को समझाने के लिए सबसे बढ़िया तरीका यह है कि ज्यादा बातें ना करके डायरेक्ट क्वेश्चन से बात करते हैं, एग्जाम्पल से बात करते हैं, एक उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा, और ये बोर्ड के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट रहेंगे जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर, नंबर 1 क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, कि एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस का 3 बराबर 0। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, इसको हल करना है, और ये कोई दो राय नहीं है इस बात को लेकर के कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। अब द्विघात समीकरण तो ये साफ साफ है, हमें दिख रही है, इसको हल करना गुणनखंड विधि से। ठीक है, गुणनखंड विधि से कैसे हल करते हैं भाई, मैं एक दो क्वेश्चन थोड़ा आराम से बताऊंगा, बाकी आप थोड़ा सा अपने आप भी करने की कोशिश कीजिएगा। तो हमने ये कहा था, देखिए क्या करते हैं, जो द्विघात समीकरण आपको दी जाती है, पहले इसी से बात कर लें थोड़ी सी, फिर बढ़ेंगे। सबसे पहले हम करेंगे जो a है और जो c है, मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक, और जो हमारे पास में जो अचर राशि होती है सबसे बाद वाली, जैसे इसमें माइनस का 3 है या 3 है खाली, इनकी आप गुणा कर लेंगे। सबसे पहले a गुणा c निकालेंगे। a गुणा c निकालने के बाद में हम क्या करेंगे वो मैं बताता हूं। देखो सबसे पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना 1 है, तो 3 एकम तो 3 रहेगा ही रहेगा। अब हमें ध्यान से देखना, इस बात को ध्यान से सुन लेना मेरे बेटे, 3 के ऐसे टुकड़े करने हैं, ऐसे टुकड़े करने हैं, ऐसे गुणनखंड करने हैं, एक्चुअली 3 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिन्हें घटाने पर 2 आता हो। मतलब 3 के 2 ऐसे हिस्से, ठीक है, जिनको गुणा करने पे तो 3 आता हो लेकिन घटाने पे 2 आता हो। बात समझ रहे हो? 3 के ऐसे 2 हिस्से, 3 के ऐसे 2 गुणनखंड जिन्हें गुणा करने पे तो 3 आता हो, घटाने पे 2 आता हो। इसी से पढ़ेंगे 3 के ऐसे 2 टुकड़े, क्योंकि द्विघात है तो 2 ही करेंगे। 3 के ऐसे 2 टुकड़े या 2 गुणनखंड जिन्हें घटाने पर, यहां चिन्ह माइनस का रहेगा तो घटाने पर, यानी कि घटाने पर आया, यहां पे चिन्ह प्लस का होगा तो जोड़ने पर। वैसे ये क्लास 8 में भी हमने सीखा था ना, है ना? हाँ, अगर सीखा होगा तो बहुत आसान लगेगा उनको, अगर नहीं सीखा होगा तो फिर दिक्कतें हैं। चलिए, तो सीधी सीधी बात है, 3 एकम 3 अगर मैं कर लूं, देखो 3 एकम 3 बराबर 3 हो जाएगा, लेकिन 3 में से 1 घटा करके 2 बच जाएगा, तो 2 टुकड़े कौन से बनेंगे, 3 और 1। इतना समझने के बाद इस क्वेश्चन को ऐसे प्रोसीड करेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 2, इस 2 को लिखेंगे 3 माइनस 1 एक्स, ये जो गुणनखंड हमें दिए गए हैं, माइनस का 3 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस के जब एक्स की गुणा करेंगे तो 3x हो जाएगा, इस माइनस की इसमें होगी तो माइनस माइनस प्लस का x, माइनस के 3 बराबर 0। ये कोई नई चीज नहीं है, मैं इतना जानता हूं, क्लास 8 से 9th से आप लोग इस चीज को करते आ रहे हैं, इस विधि का प्रयोग करते आ रहे हैं द्विघात समीकरण को हल करने के लिए। ठीक है, अब इस बात का मतलब नॉलेज मेरे को नहीं है कि कितने बच्चों को आती है, कितनों को नहीं आती। जिनको नहीं आती वो मेहनत करें, जिनको आती है वो प्रैक्टिस करें। ठीक है, चलिए, तो जैसे इस 2 हमारे पास फिर क्या होगा, ये जो 3 पद थे, इस काम को करने के बाद हमारे पास ये 4 पद बन जाएंगे, और 4 पदों से 2-2 के समूह बनाते हैं। क्या बनाते हैं? 2-2 के समूह बनाते हैं, 2-2 के जोड़े बनाते हैं।
समझ में आ रही बात? अब देखो मेरी बात सुनो, क्लास 8 में अगर ठीक ठाक मास्टर मिला होगा तो आपको चैप्टर था एक आपकी किताब में द्विघात समीकरण को लेकर के, नहीं गुणनखंड को लेकर के, खाली था गुणनखंड, गुणनखंड को लेकर के, तो वहां हमने इस विधि का नाम पढ़ा था समूह बनाकर गुणनखंड करना, समूह बनाकर, और एक पढ़ी थी हमने सूत्र के माध्यम से, ठीक है, तो वो भी बाद में बात करेंगे, लेकिन 8 क्लास में हम पढ़ चुके हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, जब ये 4 बन जाएंगे तो हम क्या करेंगे, पहले 2 में से एक कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है जी, आपके पास में तो यह जगह x माइनस 3, फिर आप इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, कहोगे कुछ भी नहीं, नहीं, जिसका कोई नहीं होता उसका एक होता है, मतलब बस वही समझ जाओ कि आप इन दोनों में से क्या कॉमन निकालोगे, मैं कहूँ कि 3 और 4 में से कॉमन निकालो, इनमें कॉमन क्या है, एक, अगर मैं कर लूँ तो इन दोनों में एक कॉमन है, तो एक कॉमन निकल आएगा। समझ में आ रही बात नहीं या नहीं आ रही? जिनमें से कुछ कॉमन नहीं निकलता उनमें से एक कॉमन निकल आता है, तो यही बात हम लोग बात कर रहे हैं। तो फाइनली यहां पर क्या कॉमन निकल आएगा, x में से और 3 में से प्लस का एक कॉमन, तो आ जाएगा x माइनस 3 बराबर 0। और अब देखो ये चीज यहां भी है, यहां भी, तो इसको कॉमन उठा लो, x माइनस का 3 बाहर आ जाएगा, तो अंदर बचेगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब एक्चुअली हल करने का मतलब क्या था, हल करने का मतलब था x का मान ज्ञात करने से, यानी कि मूल ज्ञात करने से, सीधी बात है। अब हमने यहां गुणनखंड तो इसके कर दिए हैं बेटा, लेकिन मूल कैसे ज्ञात करेंगे? मूल ज्ञात करने का एक ही मूल मंत्र है, वो क्या है कि एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे। मतलब समझिए, अगर हम कहें कि दो संख्याएं हैं, सपोज कर लो एक संख्या m है, एक संख्या n है, इनको गुणा करने से 0 मिल रहा है, बात समझना, दो संख्याएं हैं m और n, दोनों को गुणा करने से 0 मिल रहा है, ठीक है, तो ये कब पॉसिबल है, ये कब पॉसिबल है, यदि m 0 हो, ठीक है ना, तथा, है ना, आप इन दोनों में से हमारे पास में कोई सा एक 0, या तो ये 0 हो या फिर n 0 हो। समझ में आ रही नहीं आ रही बात, कि दो संख्याओं की गुणा 0 कब हो सकती है, जब उन दोनों में से कोई सी एक संख्या, या तो पहली संख्या 0 हो या दूसरी। इसी कंसेप्ट का बेटा यूज करके हम यहां पे अप्लाई करेंगे कि यदि हम सबसे पहले कहते हैं इन दोनों का, ये दो गुणनखंड आए हैं, ये गुणनखंड है, ये गुणनखंड है, x माइनस 3 x प्लस 3 का गुणनफल 0 है, तो सीधी बात है या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, तभी 0 गुणनखंड बन रहा होगा। तो हम लिखते हैं यदि x माइनस के 3 बराबर 0, अगर ये वाला 0, तो x को उधर लेके जाओ, तो x बराबर जाएगा 3। और यदि हम लोग बात करें x प्लस 1 बराबर 0, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 1। देख लो आप इधर ले जाकर के, फाइनली हमें मिला कि 3 कोमा माइनस 1 जो है, 3 कोमा माइनस 1 द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण जो दी गई थी, कौन सी, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 2x माइनस का 3 बराबर 0 के मूल हैं। आप समझ में आया, इनको कहेंगे हम लोग मूल हैं, मान नहीं कहेंगे, है ना, क्या कहेंगे, मूल हैं। तो ये इसका आंसर हुआ। इसी क्रम में एक क्वेश्चन और हम आपके सामने लेके आते हैं, जो कि बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया था। यह नोट करना, ये सवाल कम से कम 2 या 3 बार पेपर में आया है हल करने को। एक क्वेश्चन है हमारे पास, और मैं अपनी जो है किताब उठाई ली है, जिसकी हेल्प से मैं तुम्हारा, यानी कि जहां मैंने तैयारी से लिखा है पूरा। ये सवाल है कि x प्लस 1/x बराबर हमारा है कितना बेटा, 10/3, है ना, 10/3 को हल करो। ये दूसरा सवाल है, को हल करो, को हल करो। सबसे पहली बात तो समस्या ये है, सबसे समस्या ये है कि ये क्लियर हो जाए कि द्विघात समीकरण है या नहीं है, और उसको देखने का तरीका एक ही है कि आप लोग इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, है ना। तो जैसे इसके बटे 1 लिखेंगे तो x, इसकी गुणा इधर x स्क्वायर प्लस का 1/x इज इक्वल टू 10/3, ठीक है। ब्रजपाल को बुलाओ, ब्रज गुणा कर लो, 3 की इधर गुणा करेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस का 3 बराबर के 10x। इसको सही रूप में लिख लो, सही रूप का मतलब इस रूप में ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c बराबर 0, यानी कि शुरू में एक्स स्क्वायर फिर x फिर कांस्टेंट, तो 3x स्क्वायर माइनस का 10x और प्लस का 3 बराबर 0। अब इसको मैं हल करता हूं गुणनखंड विधि से। किससे? गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से कैसे हल होता है बेटा, गुणनखंड विधि से कैसे हल होता है, जैसे ये हल किया था हमने। इस विधि में हल करते समय किन बातों का ध्यान रखना था कि हम लोग पहले लास्ट वाले नंबर की और इसकी गुणा करेंगे,
तो 3 तिया हो गया 9, 3 तिया हो गया 9। यहां से पढ़ना शुरू करेंगे। 9 के ऐसे टुकड़े ने जोड़ने पर 10 आता हो, 9 के ऐसे टुकड़े ऐसे गुणनखंड जिन्हें जोड़ने पर 10 आता हो, यानी सीधी बात है कि ऐसे टुकड़े कि जो अगर गुणा करें तो 9 आ जाए, ठीक है, और यहां पे प्लस है और जोड़ दें तब 10 आ जाए, ठीक है। इस 9 के ऐसे दो गुणनखंड जिन्हें गुणा करने से तो 9 मिलेगा और जोड़ने पे 10 मिलेगा, सिंपल सी बात है। 9 और 1 हो जाएगा, तो 9 और 1, देखो 9 ही कम 9 और 9 और 1 10 हो गया। तो इसको ऐसे लिखेंगे फिर यहाँ कि 3x² प्लस का 9 प्लस 1 x, इस 10 की जगह ये लिख लेंगे, यहाँ माइनस है सॉरी, है ना, और प्लस का 3 बराबर 0। तो जब 3x² माइनस के 9x माइनस का x प्लस के 3 बराबर 0, समझ में आ रही है बात, क्योंकि माइनस की भी अंदर गुणा हो जाएगी ना। इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, निकलेगा कॉमन 3x, क्या निकलेगा 3x, और जब 3x कॉमन निकलेगा तो x माइनस का 3 माइनस का 1 कॉमन निकालेंगे तो x माइनस का 3 बराबर 0, ठीक है। या फिर 3x माइनस का 1 और x माइनस के 3 बराबर 0, समझे नहीं भाई, सीधी बात है, ये भी तो कॉमन आ जाएगा और फिर ये और ये एक साथ यहाँ पे आ जाएगा। तो फिर कहानी वही है जो इससे पहले वाले सवाल में करी है। तो अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, लिखेंगे यदि ये वाला जो फैक्टर है, ये गुणनखंड जो है, अगर 3x माइनस 1 बराबर 0 रहेगा तो 3x बराबर 1, इसको उधर लेके जाएंगे, और x बराबर 1/3। और यदि हम लोग बात करें x माइनस 3 बराबर 0 रखेंगे तो x का मान आ जाएगा 3। तो हमारे पास दो मान आ गए, है ना, और वो दो मान क्या है कि x का मान एक तो है 1/3 कोमा 1 है 3, ठीक है। 1/3 और 3 द्विघात समीकरण कौन से वाली जो दी गई थी हमें, है ना, द्विघात समीकरण, या ऐसे लिख लो x प्लस 1/x बराबर 10/3 के मूल हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी क्रम में इसको जरा स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं जो कि थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट हैं। जितने भी क्वेश्चंस मैं कराऊंगा ना वो सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो पूछे गए हैं या फिर इंपॉर्टेंट है, जो जिनकी संभावनाएं पेपर में आने की बहुत ज्यादा है, वही मैं सब क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, बाकी फालतू मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। तो स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, जैसा भी है। मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, किसकी तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन जो नेक्स्ट है, एक बार पूरा ही बोर्ड लफ कर दे रहा हूं ताकि और क्वेश्चन आ सकें। इसके अंदर एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करें, है ना, यह है कि 1/x² प्लस 3 बराबर आपके पास में 1/12। तो कैसे करें भाई, कुछ भी नहीं, बड़ा सिंपल सवाल है, ठीक है ना, 3 बड़ा सिंपल सवाल है, बड़ा ही सिंपल सा सवाल है ये आपके पास में। कैसे देखिए, देखो हम कह रहे हैं कि 1/x बराबर है 1/y के, तो अगर दोनों तरफ व्युत्क्रम ले लें तो x बराबर y आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, क्योंकि ब्रज गुणा करके देख लो, ब्रजपाल को बुला लो, तो y = x, तो या x = y, बात तो एक ही है ना। तो वही कंडीशन यहाँ है, दोनों तरफों को मैं व्युत्क्रम ले रहा हूं, दोनों पक्षों का, ठीक है, का व्युत्क्रम लेने पर, व्युत्क्रम ले लो या फिर ब्रज गुणन कर लो, बात एक ही है, ठीक है। तो क्या होगा कि ये ऊपर चला जाएगा x² प्लस 3/1 बराबर 12/1, या फिर x² प्लस का 3 बराबर 12, या x² बराबर 12 माइनस 3, या x² बराबर आ जाएगा 9, कितना आ जाएगा 9। अब कहोगे गुरुजी भैया ये तो द्विघात समीकरण गड़बड़ वाली हो गई, लेकिन नहीं, गुणनखंड में हम लोगों ने, जो गुणनखंड हमने पढ़े थे क्लास 8 के अंदर, कुछ एक फॉर्मूले भी पढ़े थे कि जैसे a² माइनस b² बराबर होता है a प्लस बी, a माइनस बी, पढ़ा था नहीं पढ़ा था, एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा था, कौन सा, कि a का वर्ग प्लस 2ab प्लस b का वर्ग, है ना। a माइनस बी का वर्ग पढ़ा था हमने, कितना, a का वर्ग माइनस 2ab प्लस b का वर्ग, ये कुछ एक फॉर्मूले पढ़े थे हमने। तो इनका फॉर्मूलों का भी जहां इस्तेमाल हो सकता है वो भी तो कर सकते हैं ना। देखो x² माइनस, इसे लिख लो 3 का वर्ग बराबर 0, चेक कर लो, पहली सर्वसमीका, पहले नंबर का सूत्र काम में आएगा, a का वर्ग माइनस b का वर्ग, तो एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे, लो जी हो गए गुणनखंड, हो गए गुणनखंड। और फिर कहेंगे यदि, क्या कहेंगे, यदि ये वाला x प्लस 3 बराबर 0
तो x बराबर आ जाएगा -3, और यदि x -3 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा 3। तो कह सकते हैं कि 3 -3, द्विघात समीकरण कौन से वाली बेटा, जो दी गई थी 1/x⁻² + 3 बराबर 1/12 के मूल हैं। फटाफट जरा स्क्रीनशॉट लो इसका भी, फिर मैं आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। जैसे एक और क्वेश्चन हमारे पास में है नंबर 4 करके, स्क्रीनशॉट हो गया। चलिए 4 नंबर पे एक सवाल और हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। वो सवाल है आपके पास में कि x² माइनस का 2ax प्लस का b² नहीं प्लस के a² बराबर 0 है ना, बराबर 0। अब चेक कर लो यार, ये इनमें से किस फॉर्मूले के हिसाब से बात हो रही है। देखो मैं लिख रहा हूं a² प्लस b², ठीक है, -2a, a है x, b है a। चेक कर लो। इसकी अगर लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को देख लिया जा और इसको देख लिया जा, a का वर्ग -2ab प्लस b का वर्ग, इसको लिखेंगे a माइनस x माइनस a का होल स्क्वायर। चेक कर लो, अगर इसका फॉर्मूला खोलेंगे तो ऊपर वाला ही मिलेगा, ठीक है ना। या फिर ये लिखेंगे x माइनस का a, क्योंकि 2 बार लिख लेंगे। फिर लिखेंगे यदि वही x माइनस का a बराबर 0 तो x का मान आ गया a, कि दोनों गुणनखंड समान है तो x का मान हमारे पास a ही मिलेगा, ठीक है। आपके पास में a ही मिलेगा। ओके, तो दैट्स ऑल अबाउट ये क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और देखते हैं, थोड़ा तेजी से कर रहे हैं आप लोग, थोड़ा सा ध्यान दें क्योंकि थोड़ा आसान पोर्शन है। आसान पोर्शन जहां सड़क थोड़ी खाली होती है स्पीड बढ़ा ली जाती है ना। तो बाकी जब जहां थोड़ा सा टफ रहेगा वहां थोड़ा सा हम लोग आराम से काम करेंगे। तो जो हमारे पास इसी कैटेगरी का 5वां सवाल हम लेके आते हैं आपके सामने, और 5वां सवाल है कि x² प्लस के 2√3x प्लस कितना है भैया जरा देख लें, 3 बराबर 0। ये हमारे पास छठा शायद सवाल रहेगा इस कैटेगरी में, 5वां रहेगा क्योंकि 4 हम करा चुके हैं, 5वां रहेगा। इसको हल करना है ना, इसको हल करना है। फिर वही बात जो हम कहना चाह रहे थे कि 3 है ना, इस 3 की गुणा इसमें कर लेंगे कि 3 एकम 3 कैसे टुकड़े, ऐसे 2 गुणनखंड जिन्हें गुणा करने से हमें 3 ही प्राप्त होगा, ये तो सीधी बात है। लेकिन जिन जोड़ने से ना बेटा हमें 2√3 प्राप्त हो, थोड़ा सोचने वाली बात है ना, आपके लिए सोचने वाली बात है। अगर कोई बड़ी क्लास का बच्चा है या हम लोग हैं टीचर्स, वो ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, वो उनको पता है क्या होना है यहाँ। तो सीधी बात है, देखो अगर ज्यादा समय नहीं लेंगे, ऐसी 2 संख्या जिन्हें गुणा करने पे 3 आ जाए तो √3 की गुणा √3 में कर दूंगा ना, तो 3 ही आएगा। √3 गुणा √3 3 हो जाएगा, और √3 को अगर मैं √3 में जोड़ दूंगा ना तो ये आ जाएगा, बात खत्म हो गई। तो हम लिखेंगे इसको x² प्लस, इसे लिखेंगे √3x प्लस, अरे नहीं यार, प्लस √3 बाहर x प्लस के 3 बराबर 0। देखो पूरा सवाल अगर प्लस प्लस में है फिर माइनस की बात ही नहीं होगी, फिर तो आंख बंद करके कैलकुलेशन करते रहो सिर्फ। तो यह जगह x² प्लस के √3x प्लस √3x प्लस के 3 बराबर 0। इन दोनों में से कॉमन निकाल लो, x कॉमन आ जाएगा, x प्लस के √3 प्लस के √3 कॉमन निकाल लो, x प्लस के √3। ये कैसे हुआ यार, इसको हटा दूं, हाँ ठीक है। देखो जो 3 होता है बेसिकली वो √3 गुणा √3 होता है ना। तो जब मैं इसमें से इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 गुणा √3। तो √3 जब ये कॉमन निकलेगा तो एक इसमें से भी निकलेगा तो बचेगा क्या, √3 ही बचेगा ना, वही लिखा है मैंने, वही लिखा है। तो अगर मैं इसको कॉमन निकाल लूं अब, तो x प्लस के √3 तो इधर की तरफ आ जाएगा और x प्लस के √3 इधर की तरफ आ जाएगा, बराबर 0 है ना। अच्छा इसको अगर थोड़ा सा ध्यान से देखा जाता है, चलो इसको कंप्लीट करते हैं फिर बताते हैं। लिखेंगे यदि x प्लस के √3 बराबर आपका 0 रहेगा तो सीधी बात है कि x का मान जो है वो माइनस के √3 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि दूसरा गुणनखंड भी समान है तो उससे भी यही निकलेगा, तो यही फाइनली आंसर आपका आ जाएगा, यही इस समीकरण का हल होगा। लेकिन अगर थोड़ा सा ध्यान दें, ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा पूरे को, है ना। ये कहीं ना कहीं इससे मैच कर रहा है, देख लो आप।
ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग कैसे, मैं बताता हूँ। अगर इस सवाल को दूसरे तरीके से भी हल करें, कैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस के 2 अंडर रूट 3 एक्स प्लस के 3 बराबर 0। मैं लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस, इसे लिख रहा हूँ मैं अंडर रूट 3 को लिख सकता हूँ मैं अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर बराबर 0, है ना। और लिखो 2a, ए कितना है x और b कितना है अंडर रूट 3, चेक कर लो वही बन रहा है ना। तो a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab, तो बन गया x प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। और ये मुलाकात कहाँ होगी हमारी, आकर के चेक कर लो, देख लो, ये देख लो ना आप, इसका मतलब यही तो है। तो ऐसे भी ये सब चीजें निकल के आती हैं, जब प्रैक्टिस होती है तो ऐसी सब चीजें निकल के आती हैं, एक दूसरे से लिंक समझ में आते हैं कि हाँ यार इसको मैं ऐसे भी कर सकता था, है ना। तो वो सब चीजें आती हैं अभ्यास से, ठीक है। तो इसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, और फिर आगे की विधि पे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लेना भाई आप, थोड़ा जल्दबाजी कर रहा हूं मिटाने में, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 मुझे कहता है वो ये कहता है कि 6 प्लस एक्स और माइनस के 2x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा आपके पास में, 0, बराबर 0। इस समीकरण को मुझे हल करना है, द्विघात समीकरण को, ये क्वेश्चन है, ऐसा लिखा आएगा, को हल करो। चौक ले लूं जरा थोड़ी सी अच्छी सी, या यूं भी कह सकता है के मूल ज्ञात करो, ठीक है, कुछ भी कह सकता है भाई, उसकी मर्जी। सबसे पहली बात और जरूरी बात कि द्विघात समीकरण अपने मूल रूप में, मानक रूप में होनी चाहिए कि ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c बराबर 0 वाली फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है ना, जो कि वो नहीं है। पहले तो मैं इसको सही करूंगा, माइनस के 2x स्क्वायर शुरू में लिखा, फिर प्लस का x प्लस के 6 बराबर 0 हो, तो यहां से भी हल जाएगा, लेकिन मैं माइनस मुझे ठीक नहीं लग रहा, तो पूरी समीकरण को माइनस से गुणा कर दो। तो 2x स्क्वायर, देखो जब माइनस से गुणा करेंगे 2x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 6 बराबर माइनस गुणे 0, समझ में आ रही बात। इस माइनस के अंदर गुणा करो, माइनस माइनस प्लस के 2x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस का x और माइनस का 6 बराबर 0, ठीक है जी। माइनस 1 से करनी चाहिए, है ना, चिन्ह से थोड़ा ना करते हैं, माइनस 1 से करी हमने। तो 6 दूनी 12, क्योंकि मैं कहता हूं कि इसकी और इसकी गुणा कर लेते हैं, 6 दूनी 12, कैसे टुकड़े, ऐसे गुणनखंड जिन्हें घटाने पर 1 आता हो, ठीक है, गुणा करने पे 12 और घटाने पे 1, चेक कर लो, 4 और 3 होंगे, 4 तिया 12 और 4 माइनस 3, देख लो, चेक कर लो, तो ठीक है, तो लगा लेते हैं। तो 2x स्क्वायर माइनस के 4 माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0, या 2x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 3x माइनस के 6 बराबर 0। तो यहां से 2x कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा x माइनस 4, और यहां से 3 कॉमन निकालेंगे तो x माइनस का गलत हो गया ना, जल्दबाजी कर रहा हूं ज्यादा ही, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो यही है हम कि हम लोग 2x कॉमन निकालेंगे तो x माइनस का 2 बचेगा ना, चेक कर लो, 4 में से 2 बाहर आ गया, ये x बाहर आ ही गया, इसमें से 3 कॉमन निकाल लो, x माइनस के 2 बराबर 0। अगर आपकी पूरी कैलकुलेशन सही है तो दोनों फैक्टर सेम आएंगे, है ना। चलिए, तो x माइनस के 2 और 2x प्लस का 3 बराबर 0, ये कहेंगे हम लोग, क्या कहेंगे बेटा, ये कहेंगे क्या कि यदि x माइनस के 2 बराबर 0 तो x बराबर जाएगा 2, ठीक है, और यदि 2x प्लस के 3 बराबर 0 तो 2x बराबर जाएगा माइनस का 3, x बराबर जाएगा माइनस के 3/2। तो लिखेंगे कि 2 कोमा माइनस के 3/2 द्विघात समीकरण जो हमें दी गई थी, विच वन, दिस वन, उसी को लिखना जो खराब सी दी थी, और x माइनस के 2x स्क्वायर बराबर 0 के मूल हैं, ठीक है, आपके पास में क्या है, मूल है। आई थिंक चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है ना। तो ये चीजें जो हुई हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपको गुणनखंड विधि से परिचित करवाते हैं,
और इस वीडियो को ज़्यादा लेंथी ना बना करके यहीं रोकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे किसकी, पूर्ण वर्ग से कैसे द्विघात समीकरण को हल करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।